जी अब सर आप बता दें कि आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी शो हो रही है, सबको कंफर्म कर दें। जी ठीक हो गया। पहले मुझे ये बताएं। जी सर, क्लियर है। जी ठीक है। पहले मुझे ये बताएं कि जो अलजेब्रा के हमने क्वेश्चंस किए थे, सीक्वेंस सीरीज के किए थे, जितने भी पिछले टॉपिक्स किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ वो आप करते हैं, या बस वो इस वजह से भेजता हूँ ताकि वो ग्रुप के अंदर पड़ा रहे? बताएं जी, चैट में बताएं किस हद तक समझ आ रही है। चैट में बताएं कि जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने शेयर किए हैं, आप उसको पढ़ते भी हैं या नहीं? जी ये सिग्नल्स का मेरा इशू था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही है? चैट में आपने बताया होगा, दोबारा बता दें क्योंकि मैं रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो टॉपिक्स हमने पीछे पढ़े हैं, अलजबरा के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, तो जो आपको एक्सरसाइजेज भेजी हैं वो आप उसको टाइमली सॉल्व कर रहे हैं? चैट में मुझे बता दें। जी सैर के अलावा बाकी? अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। और जी बाकी? ऑलमोस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी देखें, प्रैक्टिस आपने करनी है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, फिर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक हो गया। तो यही लेसन है कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक हो गया जी, बस मैंने आइडिया लेना था। तो आज नया टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है, आज हम थोड़ा सा कन्वेंशनल मैथ से थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मैथ की तरफ जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री का नाम आपने सुना होगा, और आपने छोटी क्लासेस में ज्योमेट्री के डिफरेंट किस्म के जो टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए होंगे। और यकीनन आप जानते होंगे कि प्रकार क्या होती है, डी क्या होती है, स्केल क्या होता है। ये बेसिक्स आपने बचपन में, लाजमी सी बात है, आपने ये सारे जो है ना टूल्स इस्तेमाल किए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ज्योमेट्री के साथ जरूर वास्ता पड़ा होगा। नहीं भी पड़ा होगा तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स लाजमी लिया होगा। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री पहले हम पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री एक जनरलाइज कंसेप्ट है, फिर इसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अंदर एक छोटी सब डोमेन है, ट्रिग्नोमेट्री। वो हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है। ये इसकी सब फील्ड है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की सब फील्ड है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है तो कि समटाइम्स हमें इनको आपस में डिफरेंशिएट करना। जी आवाज आ रही है, पता नहीं किधर से। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको। जी सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। जजाकल्लाह। तो मैं बता रहा था कि ज्योमेट्री एक एंशियंट फील्ड थी मैथ की, एक अनकन्वेंशनल थी। और उसके बाद इसकी एक सब फील्ड बाद में आई, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई कि ज्योमेट्री जो है ना उसमें और इसको आपस में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। तो ज्योमेट्री एक फील्ड है पूरी मैथमेटिक्स की, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जियोमेट्री जैसे कि नाम से जाहिर है, दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक जियो और एक मैट्री। जियो कहते हैं जमीन को, और मैट्री कहते हैं पैमाइश। यानी जमीन की जो पैमाइश है उसको करने का जो इल्म है वो ज्योमेट्री है। स्टार्ट में तो ये जमीन की पैमाइश तक ही मौकूफ था,
इस वजह से इसका नाम ज्योमेट्री रखा गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इवॉल्व करती गई और पैमाइश के अंदर बहुत सी बातें और भी आ गई। ठीक हो गया। क्योंकि शुरू में तो जमीन की पैमाइश, ये छोटी मोटी पैमाइश यही होती थी, लेकिन बाद में जैसे इवोल्यूशन हुई तो इसमें बहुत सी बातें और इंट्रोड्यूस की गई। तो खैर ये एक बेसिक आपको तारुफ था। अब ये ज्योमेट्री मजीद है, इसकी मजीद क्लासिफिकेशन है। एक है प्लेन ज्योमेट्री और एक है सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री वो है जिसमें आप टू डायमेंशनल चीजों को डील करते हैं, टू डायमेंशनल। और जो सॉलिड जो ज्योमेट्री है वो है जिसमें आप थ्री डायमेंशनल जो थिंग्स है ना उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। 2D का मतलब ये होता है जिसको आप एक्स और वाई की फॉर्म में देख सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके सामने एक पेज है। अब पेज में आप एक्स एक्सिस में जा सकते हैं, वाई एक्सिस में जा सकते हैं, जी एक्सिस में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो आपका 2D होता है। इस थ्री डायमेंशनल क्या होती है, आप एक्स एक्सिस में भी जाते हैं, वाई में भी जाते हैं और जी में भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक एक तारुफ है, बाकी आप इसकी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ज्योमेट्री है, इसके ये प्लेन ज्योमेट्री है और सॉलिड ज्योमेट्री है, तो हम थोड़ा थोड़ा जो टच है वो दोनों को देखेंगे। इसमें जाने से पहले जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना वो आप सबको क्लियर होनी चाहिए। वो जब हमें क्लियर होंगी तो हम इसकी फाउंडेशंस पे वर्क करने में कामयाब हो जाएंगे और उसको हम समझने में हमें आसानी होगी। तो फाउंडेशन क्या है कि कुछ मैं आपके सामने डेफिनेशंस आपको बताता हूँ, ये मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा, आपने पढ़ लेनी है, आपको समझ में आ जाएगी। ये टर्मिनोलॉजीज है, असल में ये जॉर्गन्स हैं। ये जब आप समझ लेते हैं तभी आप ज्योमेट्री को सही मानों में जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे जो पहला इसमें पॉइंट है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का मतलब ज्योमेट्री की में क्या है। पॉइंट का मतलब ये होता है अ पॉइंट इज ए स्मॉल डॉट, इट हैज नो लेंथ विड्थ और थिकनेस। पॉइंट एक ऐसा डॉट होता है आइडली जिसकी कोई ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, इसको पॉइंट कहते हैं। फिर बहुत सारे जो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो वो बन जाती है एक लाइन। ठीक हो गया। और लाइंस जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है। अब ये एक डायमेंशन में लाइन होगी, एक्स में होगी या वाई में होगी, तो ये एक लाइन है। तो अब लाइन क्या होगी, अब इसको हम जो ये इसमें लाइन है, अब लाइन जब एक लाइन है, एक जब लाइन हो जाती है फिर दूसरी, जब एक लाइन में फिर दूसरी लाइन, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर हमारे पास बन जाता है प्लेन। क्या प्लेन होता है जी, वो मैं अगर आपको बताऊं तो प्लेन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन एक्स है, इसी तरह ये एक लाइन वाई है। ठीक है, तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट किया, दो लाइंस आपस में, तो ये जो सारा रीजन बन गया तो ये सारा बन जाता है प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन है। तो मैंने आपको पहले बताया पॉइंट जिसकी ना लेंथ है ना विड्थ है। लाइन क्या है, लाइन इसकी एक डायमेंशन है, यानी या एक्स डायमेंशन है, ऐसे है, ऐसे है, यानी या इसकी लेंथ है या इसकी हाइट है, या इसकी हाइट है। एक डायमेंशन है, एक्स है या वाई है, दूसरी कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन जब एक डायमेंशन एक्स भी हो जाए और वाई भी हो जाए, जब दो डायमेंशन मिल जाए तो वो बन जाती है प्लेन। पहले पॉइंट, फिर लाइन, उसके बाद बन गया प्लेन। अगर प्लेन दो डायमेंशन वाली है तो वो टू डायमेंशनल प्लेन है, और अगर थ्री वाली है तो वो थ्री डायमेंशनल प्लेन है। टू डायमेंशनल प्लेन को हम 2D प्लेन कहते हैं, और थ्री डायमेंशनल जो प्लेन होती है हम उसको 3D प्लेन कहते हैं। ये तो इसकी बेसिक्स हो गई। अब हम हमारा जो ताल्लुक है वो इतना ज्यादा इनके साथ नहीं है। हमारा ताल्लुक ये जो है इसमें से मजीद जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखी है लाइंस की, हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब जो मैंने आपके सामने बात रखी कि लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, मैंने पहले आपको बताया पॉइंट है, पॉइंट्स मिलके बनाते हैं लाइंस, और लाइंस मिलके क्या बनाते हैं, प्लेन्स। फिर प्लेन क्या होती है, या टू डायमेंशनल हो सकती है, थ्री डायमेंशनल हो सकती है। अब ये लाइन होगी। अब लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले ये कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऐसे इक्वल, एक दूसरे पे 0 डिग्री के हिसाब से ट्रेवल करें। जिस तरह ये दोनों जा रही हैं, ये दोनों जा रही हैं, ये दोनों जा रही हैं, यानी एक दूसरे के हिसाब से इनका जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक बात। दूसरी बात, ऐसी लाइन जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में कट करें, कट कर रही हूँ, एक दूसरे का रास्ता काट रही हूँ, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो
हमेशा चलती रहें और एक दूसरे को कभी कट ना करें, वो होती हैं पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे पे 0 डिग्री पे होती हैं। इसके बाद वो लाइन जो आपस को एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट कर दें, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक हो गया। अब ये 0 डिग्री पे नहीं हो सकती, ये जीरो से के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन आपस में। अब ये दोनों लाइन जो है ना 0 डिग्री पे नहीं है। अगर आप इसको देखें ना, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, इस रेफरेंस के हिसाब से इसका एंगल आप देखें, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, तो दोनों 0 डिग्री पे एक दूसरे के हिसाब से नहीं होंगी। इस वजह से हम इसको पैरेलल लाइन नहीं कहते, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है। इसी तरह अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं, ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइंस के दरमियान एंगल जीरो हो, पैरेलल लाइंस। दो एंगल्स के दरमियान अदर देन जीरो, जीरो हो और 90 भी ना हो, तो वो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और परपेंडिकुलर लाइंस वो है जिनके एंगल आपस में, लाइन के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री हो। तो ये जनाब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि लाइंस क्या होती हैं। अब लाइंस के बाद जो नेक्स्ट चीज है हमने देखी कि वो प्लेन है। प्लेन के अंदर जिस चीज को हम डील करते हैं वो डायमेंशन है एंगल। अब एंगल क्या होता है? मैं और आप बड़ी बात करते हैं एंगल की, जिस तरह मैंने अभी यहाँ भी आपको बताया कि ये एंगल बना रही है, यहाँ पे ये एंगल बना रही है। तो एंगल क्या है, इसको जरा समझते हैं। एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल को हम ये कहते हैं कि कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कराती हैं, तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके दरमियान में जो एक रे आप ड्रा करते हैं, जो रो रे आप उनके दरमियान में जो रे ड्रा करते हैं और वो जो कर्व बनाती है, हम उसको कहते हैं एंगल। ठीक है। मैंने आपको बताया दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके दरमियान में जब हम रे एक ड्रॉ करते हैं, छोटी सी रे ड्रॉ करते हैं, वो जो रे होती है वो क्या बनाती है? उन दोनों लाइंस के दरमियान एक एंगल बनाती है, और एंगल उन दोनों लाइंस का आपस में रिलेशनशिप बता रहा होता है, और इसी एंगल को आप उर्दू में जाविया कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो बन गया एंगल। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया लाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया प्लेन क्या होती है, मैंने आपको बताया 2D प्लेन क्या होती है, 3D प्लेन क्या होती है। ठीक हो गया। फिर लाइंस की टाइप्स बताइए, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये मैंने आपको लाइंस की टाइप्स बता दी। उसके बाद बताया एंगल क्या होता है। अब जिस तरह लाइंस की टाइप्स हैं, इसी तरह एंगल्स की भी टाइप्स हैं। एंगल की क्या टाइप्स हैं जी? अगर दो रेस के दरमियान, अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, जिस तरह ये और ये इसके दरमियान में, इसके और इसके दरमियान में, हम राइट एंगल को हमेशा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ना स्केयर के साथ जाहिर करते हैं, इसका मतलब ये होता है 90 का एंगल। ठीक है। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का हो, ये बिल्कुल परफेक्ट 90 नहीं, परफेक्ट 90 यहाँ पे होगा। तो अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का हो, हम इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, अगर इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का हो, हम उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको क्या बताया? दो एंगल्स के दरमियान, दो लाइंस के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री हो, हम उसको कहते हैं राइट एंगल। दो लाइंस के दरमियान, ये एक अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, इनके दरमियान अगर एंगल 180 डिग्री को, हम इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर एंगल दो लाइंस के दरमियान 0 और 90 के दरमियान में हो, 0 और 90 के दरमियान में हो, ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर पेपर्स में पूछी भी जाती हैं, और ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो राइट एंगल 90 होता है दो लाइंस में, स्ट्रेट एंगल दो लाइंस के दरमियान 180 का एंगल होता है, 0 और 90 के दरमियान में अगर कोई एंगल है तो वो एक्यूट एंगल बन गया। इसके बाद अगर एंगल दो लाइंस के दरमियान 90 और 180 के दरमियान में हो, उस एंगल को हम कहते हैं एब्ट्यूस एंगल। 0 90 के दरमियान हो एक्यूट एंगल, 90 और 180 के दरमियान हो एब्ट्यूस एंगल। इसी तरह अगर
एक एंगल 180 और 360 के दरमियान में कोई एंगल हो, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये डिफरेंट किस्म की एंगल्स की मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, ये फिर आगे क्वेश्चंस में आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या आपको बताया, एंगल का बेसिक तारुफ बताया, फिर बताया राइट एंगल क्या होता है। दो जब लाइंस के दरमियान एंगल 90 हो तो राइट एंगल होता है। दो लाइंस के दरमियान जब एंगल 180 हो तो स्ट्रेट एंगल होता है। दो लाइंस के दरमियान में अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, एक्यूट एंगल होता है। दो लाइंस के दरमियान में अगर एंगल 90 और 180 के दरमियान हो, एब्ट्यूस एंगल होता है। दो लाइंस के दरमियान अगर एंगल 180 और 360 के दरमियान हो, हम इसको क्या कहते हैं जनाब, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये तो एक एक एंगल की बात है। अब दो एंगल जो है ना, अब एक एंगल, ये एक एंगल की बात होती। अब एक एंगल दूसरे एंगल के साथ रिलेशनशिप के साथ जब उसको हम देखते हैं तो दो तीन डेफिनेशन हमारे सामने और आती है। जैसा कि अगर दो एंगल्स, एक मेरे पास एंगल फॉर एग्जांपल ये थीटा है और एक एंगल ये अल्फा है। अगर दो एंगल्स अल्फा और थीटा, ये कुछ भी हो सकते हैं, अगर इनका सम 90 के बराबर हो, ऐसे दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स, दो रेस के दरमियान जो एंगल है, जो, जी आवाज, जी बाकी सबको आवाज आ रही है? राबिया को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? जी आ रही है, ठीक है। उनका शायद फिर, राबिया अब अपना नेटवर्क देखें, आपका शायद नेटवर्क इशू होगा। ठीक हो गया। तो मैं बता रहा था आपको कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो ऐसे दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी तरह अगर दो एंगल्स का जो सम है, अल्फा, थीटा प्लस अल्फा का जो सम है, अगर वो 180 के बराबर हो तो ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये कंप्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब ये थीटा और ये एंगल, ये मिसाल, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे जिनका सम 180 होगा। इस तरह याद रखना, 180, 180 है यहाँ पे और यहाँ से सप्लीमेंट्री। 180 में सीन आता है तो यहाँ सप्लीमेंट्री, याद करने के वाले से आप याद रख सकते। ठीक हो गया। इसके बाद एक और एंगल है, वो है, वो क्या है जी, वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कोई भी शेप है, इसके अंदरूनी साइड पे जो एंगल होता है ना, अंदर की तरफ, फिगर के अंदर की तरफ, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इसी तरह अगर इस, जो आपके सामने फिगर है, इसके एक्सटीरियर, इसके बाहर की तरफ अगर जो एंगल हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर होगा, ये भी आपको पता चल गया। ठीक हो गया। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको एंगल्स के कुछ टाइप्स बताए, लाइंस के बारे में कुछ बताया, और ये आपको बेसिक्स कुछ डेफिनेशंस या नोमेनक्लेचर ज्योमेट्री का, जो कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, वो आपको बताया। तो मुझे यहाँ पे ये कंफर्म करें कि जो बातें मैंने बताई हैं वो आप सब तक पहुंच गई हैं। अगर किसी चीज में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हुई, तो वो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, सन्ना को क्लियर है, शहर को क्लियर है, बाकी सबको, शुमाइला को भी क्लियर है। इसके मैंने आपको ना नोट्स शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, उसमें सारा ये डॉक्यूमेंटेड होगा। ठीक हो गया। और जी बाकी सब, सिदरा को भी, सारा जमान, बाकी मुदस्सिर, कबीर खान, बाकी जो लोग हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही? चैट में बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब जी हम थोड़ा सा अपने जो टॉपिक है, अपने टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा स्कोर फैलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये जो सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, ये सारी बातें हैं ना, ये जब यूज होंगी फिर आपको पता चलेगा ये कैसे। ठीक है। तो कुछ ज्योमेट्री के हवाले से रूल्स है, वो मैंने आपको बताने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या रूल्स हैं जी? चलो रूल्स पे हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। अभी तक हमने नोमेनक्लेचर देखा। क्या नोमेनक्लेचर देखा? आपका लेक्चर भी देखा, बिल्कुल जी देखा होगा, यूट्यूब पे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और उस पर भी आप देख सकते हैं।
अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अब जो अभी तक हमने पैमाइश की बात की, ज्योमेट्री की बात की, अब ये जितनी भी लाइंस हैं, ये हम लाइंस को क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हमने बात की लाइंस की, फिर हमने बात की एंगल्स की। अब इसके पढ़ने की क्या लॉजिक है? उसकी वजह यह है, इन लाइंस और एंगल से मिलके हमारे पास डिफरेंट किस्म की बनती हैं शेप्स, और शेप्स को हमने स्टडी करना होता है। ठीक हो गया? अगर मैं आपके सामने शेप्स की मिसाल दूं, तो जैसे ये एक शेप है, ये कौन सी शेप है? बताएं जी, इस शेप का क्या नाम है? चैट में बताएं, ये कौन सी शेप है? नहीं, ये ट्राइंगल तो नहीं है किसी तरह। वैसे मेरी ड्राइंग तो बड़ी बेजायका और बुरी सी है, लेकिन ट्राइंगल तो फिर भी नहीं है। बिल्कुल, ये स्क्वायर है। स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स बराबर हो। तो आप ये ज्यूम कर लें, ये साइड, ये चारों साइड्स बराबर हो। ऐसी ऐसी शेप जिसमें तमाम साइड्स बराबर होती हैं, हम उसको कहते हैं स्क्वायर। या अगर आप उर्दू मीडियम पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मुरब्बा। ये खाने वाला पीने वाला मुरब्बा नहीं है, वो जो मुरब्बे होते हैं वो, ये मुरब्बा नहीं है, ये मैथ वाला मुरब्बा है। ठीक है, ये है मुरब्बा। इसी तरह एक ये शेप है, ये कौन सी शेप है? बताएं जी। जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है? ऐसी शेप जिसमें फेसिंग साइड्स बराबर हो। एक दूसरे को साइड्स फेस कर रही है ना, तो ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगी, तो ये है रेक्टेंगल। इसको हम मुस्ततील कहते हैं उर्दू में। उर्दू में इस वजह से बताता हूँ कि जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा होता है उनको फिर क्लियर हो जाता है। स्क्वायर हो गया। अब ये एक शेप है, ये कौन सी शेप है? ये शेप कौन सी है? जी, ट्राइंगल है। इसमें तीन कोने हैं, इस वजह से ट्राइंगल बन गई। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये कौन सी शेप है? ये कौन सी शेप है? ऑब्वियस है जी, सर्कल है। सर्कल का क्या तारीफ होती है? सर्कल की ये तारीफ होती है कि उसका जो सेंटर है, एक सेंटर होता है, और सेंटर से तमाम जो उसकी बाउंड्री है ना, तमाम तक का डिस्टेंस उस सेंटर से सेम होता है। ये सर्कल की तारीफ है। अच्छा, आप थोड़ा मुश्किल करते हैं। ये क्या है? ओवल है। हाँ जी, शक्ल तो ओवल है, लेकिन इसको मैथ की जुबान में क्या कहते हैं? शाह साहब बताएंगे, शाह साहब ने तो पढ़ा हुआ है ये। नबील हुसैन शाह। नबील एजाज शाह साहब अगर हैं हमारी क्लास में तो उनने पढ़ा हुआ है ये। जी, बाकी बताएं। शेख साहब, ये कौन सी शेप है? सोहेल साहब, ये तो सही जो है ना जी, गोल नजर नहीं आ रही। चलें, कोई अ, नहीं। लगता है ये एलिप्टिकल है, या जिस तरह अंडा नहीं होता। इलिप्टिकल है, लेकिन मैथ की जुबान में इसका एक नाम है। ये एक मिनट ना, शाह साहब को पता है, शेख साहब आते हैं वहां पे। सैयद नबील बताएं, ये कौन सी शेप है? ये मैं ये पूछ रहा था। मैं अगर थोड़ा सा इसको, मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है, अगर ऐसे बना लूं ना, अब बताएं आप कौन सी शेप है? सर मुझे अस्सलाम। जी, वालेकुम सलाम। सर ये इसको इलिप्स कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं ऐसे। वेरी गुड। इलिप्स कहते हैं, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। ये इलिप्स है। ठीक है। इसी तरह की ये कोनिक सेक्शन है। अगर आपने एफएससी की है तो उसका फर्स्ट ईयर के अंदर छठा चैप्टर है कोनिक सेक्शन। तो उसमें ये तमाम किस्म की शेप्स हैं, उसमें सर्कल, इलिप्स, ये छह शेप्स हैं खास किस्म की। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने किसको स्टडी करना है? स्केयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, बस। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इलिप्स कौन सी शेप होती है? इलिप्स वो शेप होती है, ये सर्कल की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो सेंटर से डिस्टेंस है वो चेंज होता है। अब देखे ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो एक बेजवी तरह की इलिप्टिक किस्म की शक्ल है। ठीक है, जिस तरह हमारी अर्थ है, इस तरह की शक्ल है, तो ये इलिप्स होती है। ये सर्कल लाइक होती है, लेकिन सर्कल नहीं होती। तो खैर, ये तमाम किस्म की जो शेप्स हैं, ये किससे बनती हैं? ये लाइंस और एंगल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनती है। ठीक हो गया? तो अब हम मजीद जो है ना, इसको मजीद स्टडी करते हैं। तो ये शेप्स आप सबने देख ली हैं। ठीक हो गया। अब इस शेप को वन बाय वन हम एक एक शेप को स्टडी करेंगे,
उसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए, और वो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किस शेप से स्टार्ट करें? बताएं जी, आप बताएं। स्क्वायर से स्टार्ट करें, रेक्टेंगल से करें, या ट्राइंगल से करें, या सर्कल से करें? किससे करें? आप बताएं, चैट में बताएं, फिर ये क्लास का टाइम। सर्कल से करें? ठीक हो गया, सर्कल से करते हैं। ठीक हो गया, सर्कल से करते हैं। देखें, सर्कल को जो हम स्टडी करते हैं, सर्कल की सबसे पहले तारीफ आपको पता होनी चाहिए। सर्कल की क्या तारीफ है? सर्कल उस तरह की शेप को कहते हैं जिसमें एक पॉइंट होता है, उस शेप के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप अगर चले ना, तो उसकी बाउंड्री तक जितना आप डिस्टेंस कवर करें, एक साइड पे इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, जिस तरफ चले जाएं, जितना भी डिस्टेंस होगा वो बाउंड्री तक जाने में सेम होगा। इस तरह की शेप को हम कहते हैं सर्कल। इस तरह की शेप को हम कहते हैं दायरा। ठीक है। अब ये दायरा, अब ये शेप हमें अक्सर जो है ना हमारे सामने आती है। अब इस सर्कल के हवाले से मुझे और आपको क्या जानना चाहिए? मुझे और आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी, हमने इसमें देखना है कि पीपीएससी वालों को सर्कल में क्या पसंद है। पीपीएससी वाले कहते हैं कि आपको सर्कल जब आपके सामने आए ना, आपको उसका जो है ना सबसे पहले आपको पता हो कि उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है। आपको ये पता हो कि उस सर्कल का रेडियस क्या है। आपको ये पता हो कि उस सर्कल का डायमीटर क्या है। आपको ये पता हो कि सर्कल का एरिया क्या है। ये 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो आपसे सर्कल के बारे में नहीं पूछते। एक एक को हम स्टडी करते हैं। ये है हमारा सर्कल। इस सर्कल का ये एक सेंटर है। सेंटर का मतलब वो पॉइंट होता है जिससे आप अगर उसकी बाउंड्री की तरफ जाए ना, तो जोन सब जिधर भी जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, डिस्टेंस बराबर होगा। तो बराबर होगा तभी हम इसको सेंटर कहते हैं। ये सेंटर है। इस सेंटर से आप कोई भी लाइन ड्रा करें और बाउंड्री तक, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो आप, ये जो आपका डिस्टेंस बनता है ना, ये जो लेंथ बनती है, हम इसको कहते हैं रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इसको उर्दू में कहते हैं रदास। समझ में आ गई? इसी तरह आप सर्कल से एक तरफ रेडियस ड्रा करें, अब उसी रेडियस को आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएं या इस तरफ ले जाएं। यानी जितना आपने यहाँ किया, कवर कवर किया, इतना इस साइड पे कवर कर लें। तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को इस तरह डिवाइड करे कि वो सेंटर में से पास हो। तो देखने से जाहिर हो रही है कि ये लाइन, ये जो मैं टोटल अब लाइन बड़ी कर दी है, तो ये रेडियस का डबल हो गई है। तो इसको हम कहते हैं डायमीटर। इसको आप उर्दू में कहते हैं कुतर। तो कुतर जैसा कि देखने से जाहिर है कि डायमीटर क्या है, यहां से यहां तक आपका था रेडियस, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुतर नहीं बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहां से हमने क्या देख लिया? रेडियस क्या होता है, कुतर क्या होता है, एरिया क्या होता है, उस पर बाद में चलते हैं। सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है आउटर लेंथ। आउटर लेंथ का मतलब ये होता है, आप ये सर्कल है ना, आप एक सर्कल लें जो कि धागे का बना हुआ हो, और आप उसको दरमियान से किसी जगह से काट दें और इसको ऐसे सीधा लिटा दें, तो जितनी बड़ी लाइन बन जाती है ना, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम कहते हैं आउटर लेंथ। इसको हम कहते हैं मुहीत। क्या आपको बताया? सर्कल है, इस सर्कल को काट दें, यहां से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे सीधा, ऐसे सीधा नहीं हो जाएगा। तो इसकी जो आउटर लेंथ है जितनी भी बनती है, ये क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस। या दूसरे अल्फाज में, आप यहां से चलना शुरू करें, आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते 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 यहाँ पे दोबारा वापस जाएं, तो आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। ये सर्कल का मुहीत होता है। और इसका फार्मूला आप याद रखें, सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का हमेशा 2πr की इक्वल होता है। यानी कि आप सर्कल के रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई क्या होता है? पाई जनाब होता है, पाई की वैल्यू है 3.14। ये याद रखें। और पाई एक इरेशनल नंबर है। बस इतना याद रखें, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई किसके इक्वल है? पाई जहां भी आ जाए तो 3.14 इसकी जगह रिप्लेस करें। तो सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। आपको रेडियस पता है, यानी आप अगर 2πr का मतलब क्या है, 2r क्या होता है? 2r को पता है आपको, 2r डायमीटर होता है। तो आप इसको पाई डी भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। मैंने अभी तक आपको क्या बताया सर्कल के बारे में? सर्कल के बारे में रेडियस बताया क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एरिया भी नहीं किया, सरकमफ्रेंस क्या होता है। इसी तरह अगर ये सर्कल है
और ये मैंने इसका एक ऐसी लाइन ड्रा की है जो कि सेंटर से नहीं जा रही। एक लाइन तो ये है ना जो इसके सेंटर में से जा रही है, अगर एक सेंटर में से जा रही है तो वो लाइन क्या होती है, वो तो आपको पता है, डायमीटर। एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास नहीं हो रही, यहाँ से निकल के और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, लेकिन वो दो बाउंड्रीज को आपस में मिला रही है, तो इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक हो गया। तो ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, हम दूसरी मीटिंग में वापस आते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सर्कल क्या होता है, उसकी बेसिक कुछ नॉमेनक्लेचर आपको बताया है। तो मैं क्लास को टर्मिनेट करता हूँ, नई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कहीं किसी ने कहीं जाना, 1-2 मिनट के अंदर हम वापस आते हैं। थैंक यू सो मच।